करीबन 2 बजे के आसपास का वक्त होगा। हम वहां की मेस में खाने के लिए गए। वहां की मेस बड़ी अजीब सी लग रही थी। चारों तरफ काई जमी हुई थी और जो भी खाना बना रहा था, भले वो सफाई से बना रहा हो, लेकिन वो लगातार मुझे ही घूरे जा रहा था, ऐसे जैसे मैंने वहां पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी हो। उस कर्मचारी के साथ उसकी वाइफ भी थी जो सब्जियां वगैरह काट रही थी। सब्जियां काटते काटते एक दूसरे कर्मचारी ने मुझसे कहा, अरे बाबूजी, आप नॉनवेज खाते हैं क्या? मैंने कहा कि बिल्कुल नहीं, मैं नहीं खाता। तो उधर से उसी कर्मचारी ने वापस से बोला, अच्छा हुआ जो नहीं खाते हैं वरना आजकल तो इंसान इंसान को खा जाए। बात तो बिल्कुल सही बोल रहा था, लेकिन इस बात का एक और पहलू भी था जो मुझे थोड़ी देर के बाद समझ में आया। वो इंसान मुझे खाना सर्व करने आता है और खाने के बाद जब मैं उससे कहता हूं कि मुझे एक्स्ट्रा रोटी दे दो, तो उसकी बॉडी पूरी तरीके से कांपने लगती है, ऐसे जैसे उसको किसी ने बहुत जोर से शॉक दे दिया हो। और कांपने के साथ साथ वो अपने हाथ को इतनी जोर से काटता है मेरे सामने कि एक्चुअली में उसके दांत उसकी खाल के अंदर गड़ जाते हैं। मैं उसको रोकता भी हूं तो वो हंसने लगता है पागलों की तरीके और कहता है, छोड़ो छोड़ो ना इंसान इंसान को खा सकता है और तुम कौन सा मेरी मदद करने आए हो? तुम मदद कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते ना तो चले जाओ। उसने ये सारी चीजें बोली और मैं बिल्कुल स्तब्ध रह गया, क्योंकि मैंने ये बिहेवियर इस कर्मचारी का सबसे पहली बार देखा था। थोड़ी देर के बाद वो बेहोश हो जाता है और कुछ लोग बाहर से आते हैं। वो कहते हैं कि इसे फिट्स वगैरह आते हैं, कभी कभी अजीब सी बातें करने लगता है। पर उसकी बात मेरे जहन में बसी की बसी रह गई। मेरे दिमाग में बार बार ये ख्यालात आ रहे थे कि आखिर वो मदद के लिए क्यों कह रहा था। यदि कोई आत्मा भी है तो वो मदद चाहती है क्या? यहां पर ऐसा भी कुछ है? इसके बाद मैं अपने रूम में आकर लेटता हूं तो मैं क्या देखता हूं कि अचानक से जो ईसीजी मशीन होती है उसके चलने की आवाज आती है। बड़ी अजीब सी आवाज थी वो, बीप बीप बीप, कुछ इस तरीके से, और वो लगातार बजे जा रही थी। मैंने आसपास देखा यहां पर ईसीजी मशीन कहां से आ गई, लेकिन मुझे लगा शायद किसी का अलार्म होगा या फिर कुछ ऐसा। मैं बाहर निकल कर देखता हूं तो मेरा जो असिस्टेंट है शिवम, शायद उसके फोन में ये बज रहा होता है। वो कहता है कि शायद भैया बज रहा होगा। वो अंदर आता है और सो जाता है। ये हमारा उस स्कूल में करीबन चौथा दिन होगा। रात के करीब 1 बज रहे थे। मुझे अंदर कुछ घुटन सी होने लगी थी। मुझे लगा कि मैं बाहर निकल कर जाऊं तो ज्यादा अच्छा है। मैं कमरे से बाहर निकलकर जैसे ही जाने लगा, अचानक से मेरे असिस्टेंट शिवम ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखें बंद थीं और वो मुझसे कह रहा था, सब कुछ टाइम पर लाना सब कुछ टाइम पर। सब मर जाएंगे, कोई जिंदा नहीं बचेगा, कोई जिंदा नहीं बचेगा, कोई भी नहीं, 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 कोई भी नहीं। वो लगातार ये बोलता जा रहा था तो मैंने उसे टोक कर कहा, शिवम क्या हो रहा है तुम्हें? ये तुम ठीक तो हो? वो अचानक से डरा सहमा उठता है और कहता है, मैंने फिर से कुछ करा क्या भैया? मुझे लगा हो ना हो यहां पर बहुत ज्यादा खतरनाक चीज हो रही। और सबसे अजीब बात यह थी कि शिवम ने अभी भी मेरा हाथ छोड़ा नहीं था। अब आप इसे डर से कह लें या कुछ भी। मैं बाहर की ओर जैसे ही निकलने लगा, शिवम ने मुझे रोते हुए कहा, मुझे अकेले छोड़कर मत जाओ, मुझे डर लग रहा है, आप ले चलो मुझे भी। मैंने कहा ठीक है, तुम मेरे साथ चलो। मैं जैसे ही दरवाजा खोलता हूं, मैं क्या देखता हूं कि सामने एक आदमी खड़ा है जिसका आधा मुंह गल गया है बिल्कुल गंदे तरीके से, और उससे महक भी आ रही थी, ऐसा जैसे उसका आधा मुंह सड़ चुका हो। वो आदमी हाथ में शायद ग्लूकोज की बोतल लिए था या कुछ तो लिए था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। वो मुझसे कहता है कि कमरा कहाँ है? कमरा कहाँ है? वो मुझसे कमरे के लिए पूछ रहा था। मैं समझ नहीं पाया और मैंने कहा कि आप अंदर आ जाइए और अंदर आके बैठ जाइए। मैंने उन बाबा को बुलाकर अंदर बैठा तो दिया, लेकिन मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा था कि वो
किस कमरे की बात कर रहे हैं? मैंने उनसे कहा, बाबा आप क्या चाहिए, आपको कौन सा कमरा चाहिए? उस बूढ़े इंसान ने कहा, डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर। मुझे लगा कि इसको सच में किसी मदद की जरूरत होगी, तो मैंने स्कूल के प्रिंसिपल को फोन किया। मैं जल्दी से वहां से बाहर निकला, क्योंकि नेटवर्क नहीं आ रहे थे, इस वजह से मैं बाहर निकलकर प्रिंसिपल को कॉल करने लगता हूँ। थोड़ी दूर तक जाने पर उस प्रिंसिपल को कॉल लगता है और वो मुझसे कहता है कि क्या हुआ। मैं उसको सारी बात बताता हूँ। वो बिल्कुल चुप था। उसने मुझसे कहा कि मैं अभी के अभी कमरे में वापस चला जाऊं, चाहे कुछ भी हो, 10 बजे के बाद कमरे से बाहर नहीं निकलना है। जितनी देर में मैं उसकी बात सोच पाता, चूंकि मैं स्कूल के बहुत करीब था, मेरे सामने ऊपर काफी ऊंचाई से एक लड़की जमीन पर गिरती है और उसके सर से खून बहने लगता है। वो अचानक से उठती है, अपने गर्दन को जोर से अकड़ती है और वहां से भाग जाती है। ये मेरे लिए बहुत ज्यादा अद्भुत नजारा था, क्योंकि मैंने आज तक कभी ऐसी कोई चीज इतनी करीब से नहीं देखी। जितनी देर में मैं इसे सोचता, मेरे दिमाग में एक और चीज चलने लगी कि उस प्रिंसिपल ने बोला था कि कमरे में जाऊं मैं, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं भागते हुए अपने उस कमरे तक पहुंचा तो मैं क्या देखता हूं कि मेरा असिस्टेंट शिवम बेड पर पालथी मारकर बैठा हुआ है और उसके कंधों पर वो बूढ़ा इंसान, जिसका चेहरा आधा गला हुआ था, वो चढ़ा हुआ है। पर एक सबसे ज्यादा खौफनाक नजारा जो मेरे सामने था वो ये था कि उस बूढ़े के हाथ में जो ग्लूकोज की बोतल थी, उसमें ग्लूकोज नहीं खून था, और वो पाइप जो उस ग्लूकोज से होकर जा रहा था वो शिवम के सीधे हाथ की नस में लगा हुआ था। मेरा दिमाग ये प्रोसेस नहीं कर पाया और मैं वहीं पर बेहोश हो गया। सबसे ज्यादा अजीब बात ये लगी उस वक्त मुझे कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है। जब मैं सुबह उठा तो शिवम बिल्कुल ठीक था। मैंने शिवम से पूछा कि कल रात तुम्हारे हाथ में किसी ने सिरिंज लगाई या फिर कोई ऐसी ड्रिप लगाई जिससे खून निकल रहा था? वो कहता है कि भैया कल आप जब रात को वापस आए थे तो आप बहुत ज्यादा डरे हुए थे, और जैसे ही आप आए हैं आपने अपने ही चेहरे को ढक लिया है और उसके बाद आप सो गए हैं। मेरा दिमाग बिल्कुल अपनी जगह पर नहीं था। मैंने उस स्कूल की हिस्ट्री कई लोगों से पूछी पर मुझे कहीं से पता नहीं चला। फिर मुझे थोड़े समय के बाद ज्ञात होता है कि मैंने जब दिन वाले एक पहरेदार से पूछा था तो उसने मुझे रात को एक बाबा आते हैं जो यहाँ पर पहरा देते हैं, उनसे बात करने के लिए बोला था। रात होती है और रात को मैं शिवम के साथ निकल जाता हूँ, क्योंकि शिवम को भी अकेले छोड़ना सही नहीं था। करीबन 10:12 हो रहे होते हैं। वो बाबा आ चुके होते हैं तो मैं उनसे पूछता हूँ कि बाबा इस स्कूल का इतिहास क्या है आखिर, और यहाँ पर इतनी ज्यादा अजीबोगरीब दुर्घटनाएं, एक बच्ची का ऊपर से कूद जाना, अचानक से एक बूढ़े इंसान का मेरे कमरे में आना, कमरा कमरा बोलते हुए, और उसके बाद अचानक से मेरा बेहोश हो जाना, और ये सब आखिर हो रहा है तो क्यों हो रहा है? और वो लैब के दरवाजे जहां पर लोग सांस ले रहे हैं, आखिर वो सब क्या है? उस बूढ़े इंसान ने हंसते हुए बताया कि ये स्कूल ऐसा ही है, यहाँ पर ऐसे ही लोग मौजूद हैं, और जितना मैंने देखा है वो उसका 1% भी नहीं है। मैंने पूछा क्या? उन्होंने कहा कि आज से करीब 50 साल पहले यहां पर एक हॉस्पिटल हुआ करता था। उस हॉस्पिटल में शायद मरीजों का बहुत बुरी तरीके से इलाज किया जाता था या उनके ऑर्गन को ट्रांसप्लांट कर लिया जाता था। लोगों को जब यह पता चला तो उन्होंने इस हॉस्पिटल में केस कर दिया। यहाँ का मालिक बहुत ज्यादा पावरफुल था, तो उसने पहले तो यहाँ पर कई लोगों के एक्सीडेंट कराए जिससे लोग एडमिट हो जाएं इस हॉस्पिटल में, क्योंकि ये इकलौता हॉस्पिटल था। और उसके बाद जब आधे से ज्यादा गांव यहाँ एडमिट हो गया तो उसने अपने ही हॉस्पिटल में एक भयंकर आग लगवा दी। एक शॉर्ट सर्किट हुआ और पूरा हॉस्पिटल जल गया, कोई भी नहीं बचा। मेरे ये सुनने के बाद रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि शायद वो जो बूढ़ा इंसान आया था वो कोई बीमारी का मरीज रहा होगा और उसे अपना कमरा चाहिए। मैंने उन बाबा से पूछा जिस कमरे में मैं हूं वो कमरा क्या था, तो वो बाबा बताते हैं वो एक पोस्टमार्टम रूम था जहां पर लाशों का पोस्टमार्टम किया जाता था, और जिन 2 बेड पर आप सो रहे थे उन्हीं दोनों बेड पर लाशों को लटाकर उनका पोस्टमार्टम किया जाता था। तभी शायद
शिवम को इतने सारे दौरे आते थे अचानक से। उन बाबा ने बताया कि कई लोग निर्दोष जल गए, कई लोग बीमारी में जल गए और कई लोग तो ऐसे थे जो सिर्फ और सिर्फ किसी के साथ, किसी के लिए आए थे। सभी की एक साथ करीबन 130 लोग उस हादसे का शिकार हो गए और बिल्कुल वीरान हो गया सब। उसके बाद इस जगह के मालिक ने इसका रिकंस्ट्रक्शन कराया और इसको एक स्कूल में तब्दील कर दिया और इसे किसी और के हाथों सौंप दिया। वो यहाँ से हमेशा के लिए चला तो गया, लेकिन यहाँ की आत्माओं को हमेशा के लिए इस जगह में बांध कर चला गया। मैं उनकी बातें सारी सुन रहा था और मुझे बहुत ज्यादा रोना भी आ रहा था कि आखिर इतना निर्दयी कोई हो कैसे सकता है। मैं देखता हूँ कि स्कूल के दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। वो बाबा ठीक से उठ नहीं पा रहे थे, तो मुझे लगा कि मुझे ही जाना चाहिए। मैं और शिवम दोनों उस गेट की तरफ जाते हैं और जब स्कूल का मेन गेट खोलते हैं तो वहां पर एक और पहरेदार आते हैं। वो मुझसे कहते हैं, अरे भैया, रात को यहाँ निकलना मना है। आप क्या कर रहे हैं? हमारी नाइट ड्यूटी है, हम अभी आए हैं, आप यहाँ बाहर क्या कर रहे हैं? मैं समझ नहीं पाया कि इनकी नाइट ड्यूटी है, तो वो कौन था जिससे मैं बात कर रहा था? मैं जैसे ही पीछे पलटता हूं वहां पर कोई भी नहीं होता। पलटकर उस आदमी से जब मैं ये बात बताता हूं तो वो मुझसे कहता है कि शायद उस आत्मा ने अपना काम कर दिया है, शायद वो सच्चाई तुम्हें भी बताई है जो हर रात मेरे कान में मुझे बताती है। अगला दिन हुआ और ये हमारा वहां से आखिरी दिन था। हमने सारे बच्चों को वर्कशॉप दे के हर एक चीज खत्म करी तो स्वास्तिका, जिसकी मैं आपको बात बता रहा था, वो मेरे पास आती है। वो मेरे कान में आकर मुझे बताती है कि जो बच्ची मुझे ऊपर से कूदती हुई दिखती थी वो कोई और नहीं है बल्कि स्वास्तिका उसका अगला जन्म थी, जिसे अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद थी। मैंने कई सोर्स लगाने की कोशिश करी, वहां के प्रिंसिपल, वहां के लोग, पर किसी ने भी इस बात से हामी नहीं भरी। मुझे लगा कि शायद मैं ही इस बात को ज्यादा सोच रहा हूं कि यहाँ पर कोई भूत या प्रेत का साया है। इसके बाद मैं और शिवम उस स्कूल से जाने लगे। जाते जाते मेरे कान में बहुत सारी आवाजें आने लगी और मैं जैसे ही पीछे पलट कर देखता हूँ, मेरी गाड़ी चल तो रही होती है, लेकिन स्कूल की जो बाउंड्रीज होती हैं उन सारी बाउंड्री पर हॉस्पिटल के ड्रेस में कई सारे लोग होते हैं। कुछ पेशेंट्स की ड्रेस में, कुछ डॉक्टर्स की ड्रेस में, कुछ आम ड्रेस में, और वो ऊपर से एक खाली नजरों से मुझे देखकर अलविदा कर रहे होते हैं, इस आस में कि शायद मैं कभी यहाँ पर वापस आऊंगा इन्हें मुक्ति दिलाने के लिए। पर इसके करीब 2 साल बाद जब मेरी दीक्षा संपन्न हो जाती है, तब मैं जब उस जगह जाता हूँ तो वहां पर पूरा वीरान हो चुका था। वहां अब स्कूल भी नहीं था। मैंने लोगों से पूछा कि यहाँ पर एक स्कूल हुआ करता था, वो कहाँ चला गया। उन्होंने बताया कि ये स्कूल भी रातों रात जल कर राख हो गया। एक रात यहाँ पर इसका मालिक आया और उसने पूरे स्कूल में मिट्टी का तेल डलवा दिया और सारे वर्कर्स को भेज दिया, और उसने खुद भी स्कूल के बीचों बीच खड़े होकर खुद के ऊपर मिट्टी का तेल डाला और खुद को पूरे स्कूल समेत उसने जला दिया। मेरे दिमाग में आया कि बुरे कर्म का हमेशा बुरा ही नतीजा होता है। मैं जब वहां पर अपने ध्यान से देखता हूं तो आज भी वहां पर अतृप्त आत्माएं मौजूद हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, करीबन 140, जो शायद अभी भी इसी तलाश में है कि उनको मोक्ष मिलेगा या नहीं, क्योंकि उनका शरीर तो एक ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत जला है जहां उनका संस्कार भी ठीक से ना हो पाए। इस तरह की और कहानियों को जानने के लिए सुनते रहिए द रियल घोस्ट एनकाउंटर्स विद आरजे अर्श। मिलेंगे अगली कहानी में, तब तक के लिए डरना जरूर, क्योंकि वो होते हैं। कई बार हम अपनी आम जिंदगियों में कुछ ऐसा कर जाते हैं जो बहुत ही ज्यादा अलग होता है। कई बार हम भूत प्रेत आत्माओं जैसी चीजों में विश्वास तो नहीं करते हैं, पर राह चलते उनसे मुलाकात जरूर हो जाती है। ये कहानी है आज से करीब
12 साल पहले की। मैं वॉइस ओवर्स वगैरह बहुत सारे करता था। मैं प्रोजेक्ट्स के लिए इंतज़ार भी करता था कि कभी कोई ऐसे प्रोजेक्ट मिल जाए जिसको मैं खूब सारा कर सकूं। मेरे पास कॉल्स तो आते थे पर हर इंसान सैंपल लेकर रख देता था। कुछ दिनों में मेरे पास एक बहुत बड़ी कंपनी का ऑफर आया। उन्होंने बोला कि उन्हें एक सैंपल चाहिए, तो मैं मान गया। पर सबसे बड़ी दिक्कत ये थी पहले के टाइम पे कि मेरे पास कोई स्टूडियो नहीं होता था, कोई ऐसे इक्विपमेंट्स नहीं होते थे जहां मैं रिकॉर्ड कर सकूं। तो मैंने जानबूझकर जल्दी से कोई एक स्टूडियो तलाशा और सीधा उसमें रिकॉर्डिंग के लिए पहुंच गया। रिकॉर्ड करने के बाद मैंने उन्हें सैंपल दिया और करीब 10 दिन के बाद मेरे पास एक कॉल आता है। वो मेरे से कहते हैं कि मैंने जहां से भी सैंपल रिकॉर्ड किया है मैं एक बार और उन्हें रिकॉर्ड करके दूं, क्योंकि उसमें मेरे साथ साथ और भी कोई आवाज आ रही है। सबसे अजीब बात यह थी कि मेरे साथ साथ उस स्टूडियो में और कोई था नहीं सिवाय उस साउंड इंजीनियर के। तो और किसकी आवाज आ सकती है? मुझे लगा बाय डिफॉल्ट कुछ होगा। मैंने उनसे अपनी रिकॉर्डिंग मंगवाई तो मैं क्या सुनता हूं कि उसके पीछे कोई बहुत तेज फुसफुसा कर बोल रहा है। बड़ा अजीब था ये मेरे लिए। वो सैंपल भी पूरी तरीके से व्यर्थ हो गया था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं एक बार और उस स्टूडियो से जाकर रिकॉर्ड करता हूं। इस बार मैं उस स्टूडियो में पहुंचा तो साउंड इंजीनियर जो था वो मुझसे कहने लगा कि माइट भी कोई टेक्निकल डिफॉल्ट होगा या फिर कोई ऐसी अदर रिकॉर्डिंग्स उसमें इंक्लूड हो गई होगी। इस वजह से मैंने जब इस बार सैंपल रिकॉर्ड किया और उसे सुना तो वो बिल्कुल सही था। मुझे लगा कि ये सैंपल बिल्कुल सही है। वो जो साउंड इंजीनियर था उसने मुझसे बोला कि यहाँ से आगे जाने पर एक रास्ता है, वो थोड़ा हॉन्टेड है, तो थोड़ा सा मैं बच कर जाऊं, वहां पर बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं। मुझे ऐसा लगा कि शायद ये मुझे डराने के लिए बोल रहा है, क्योंकि इसको बार बार रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। मैं जानबूझकर उस रास्ते से गया और जब उस रास्ते पर मैं जा रहा था मुझे ऐसा लगा कि अब ये प्लेसिबो इफेक्ट भी हो सकता है कि वहां पर उपस्थित हर एक इंसान बहुत ज्यादा अजीब था। वो मुझे ऐसे घूर रहा था जैसे मैं किसी अलग जगह आ गया हूं। वो उतना एरिया करीब यही 200 मीटर के आसपास का एरिया रहा होगा और बहुत बहुत ज्यादा अजीब लगा मुझे वो एरिया। मुझे ये लगने लगा कि शायद ये मोहल्ला ही ऐसा है। मैं जब भी उस मोहल्ले से बार बार निकल कर जाता वो लोग मुझे बहुत बुरी तरीके से घूरते। एक बार तो एक बच्चा खेलते खेलते मुझे लगातार घूरने लगा। मैंने अपनी गाड़ी उसके सामने लगा दी और वो हटने का नाम नहीं ले रहा था। सबसे अजीब बात यह थी कि उस बच्चे के साथ साथ उसका पूरा परिवार मेरे सामने खड़ा था और मैं उन्हें उस जगह से हटा भी नहीं पा रहा था। मैंने जब कई बार उनसे कहा कि यहां से हटो, तब जाकर पता नहीं उन्होंने क्या सोचा क्या नहीं सोचा, वो अपने आप धीरे से वहां से हट गए। मैं आगे आता हूं रिकॉर्डिंग करने के लिए। अब मेरा इस रिकॉर्डिंग स्टूडियो में बार बार आना होने लगा था, लेकिन ये रास्ता जो था ये मेरे लिए बहुत ज्यादा खौफनाक था। इसलिए मैंने एक लंबा रास्ता चूज करा था जो करीब 5 किलोमीटर लंबा था। मैं बार बार उस लंबे रास्ते से तो नहीं जा सकता था। एक दिन रात को करीब रिकॉर्डिंग वही 11:30 के आसपास खत्म हुई। मुझसे वो साउंड इंजीनियर बाहर निकलकर कहता है कि जो भी हो जाए रात को उस रास्ते से मत जाना। पहली बात, उसे पता कैसे था कि मैं उसी रास्ते से आता हूं? दूसरा, उसने मुझसे यह भी कहा कि मैं 5 किलोमीटर वाले रास्ते से चला जाऊं, वो ज्यादा बेहतर है। संजोग भी कुछ ऐसा था कि वहां पर बारिश हो रही थी और मैं इतना लंबा रास्ता तय नहीं कर सकता था, तो मैंने पैदल ही वो छोटा रास्ता अपनाया, क्योंकि उस दिन शायद मैं गाड़ी भी नहीं लाया था। मैं पैदल उस रास्ते पे जाने लगा तो जाते जाते जब बारिश बहुत ज्यादा तेज हो गई तो मैं एक टीन के नीचे आकर खड़ा हो गया। बहुत अजीब था सारा माहौल। सारी लाइटें बंद, बस रोड लाइट जल रही थी। उसी के साथ साथ वहां पर कोई भी नहीं, बस एक छोटी सी आग थी जो साइड में जले जा रही थी। मुझे लगा कि शायद मुझे रात यहीं पर बितानी पड़ेगी। थोड़ी और देर बीती होगी कि अचानक से मुझे किसी के परफ्यूम की महक आने लगी। मैं आसपास देखता हूं तो कुछ भी नहीं होता है।
थोड़ी देर में मैं देखता हूं कि एक लड़की मेरे पास आकर खड़ी हो जाती है। वो बड़ी अजीब सी होती है पर अपना चेहरा नहीं दिखा रही होती है। मैं भी बारिश के खत्म होने का इंतजार कर रहा होता हूँ। थोड़ी देर के बाद वो लड़की मुझसे कहती है कि क्या मेरे पास माचिस होगी, सो दैट मैं आग और जला पाऊं। मैं सिगरेट वगैरह नहीं पीता हूं तो मेरे पास ऐसा कुछ इक्विपमेंट नहीं था, पर फिर भी मैंने अपनी जेब में हाथ डाला तो मुझे एक लाइटर मिला। सबसे अजीब बात यह थी कि मेरे उस जेब में, उस पॉकेट में ये लाइटर आया तो आया कैसे। मैंने जैसे ही लाइटर निकाला वो लड़की हंसने लगी और बोली कि कुछ लोग अपने बारे में छुपाते हैं, बताते नहीं हैं। मैं भी उसकी बात मान गया था और उसके बाद मैंने उस लाइटर से ही आग को जलाया। मैंने उस लड़की से उसका नाम पूछा तो उसने कहा कि अगर मैं नाम बताऊंगी तो तुम मुझसे कभी दोबारा मिल नहीं पाओगे। अब ये मेरे लिए और ज्यादा अजीब हो गया। एक रात, ऐसी रात जहां पर बारिश बहुत तेज हो रही है, निकलने के लिए कोई भी जगह नहीं, आप एक ऐसे अजनबी के साथ फंस जाओ जो आपको ना चाहते हुए भी कोई भूत प्रेत से कम ना लगे। उसने मुझसे बताया कि वो बहुत पुरानी है, वो करीब 300 साल पुरानी है। अचानक से वो मुझसे ऐसी बहकी हुई बातें करने लगी जो शायद मैं किसी स्पिरिट कन्वर्सेशंस के बीच में करता हूं। मैंने उसको कहा कि तुम कोई आत्मा हो, तो उसने कहा कि नहीं, मैं कोई आत्मा नहीं हूं, मैं तुम्हारी ही तरह एक इंसान हूं। पर उसका चेहरा उस अंधेरे में धीरे धीरे मुझे बदलता हुआ दिखाई देने लगा। मुझे ऐसा लगने लगा कि ये वो शख्स नहीं है जो ये दिखा रही है। मैं थोड़ी देर और खड़ा होता हूं तो वो मुझसे मेरी ही स्क्रिप्ट दोहराने लगती है और कहती है कि यही स्क्रिप्ट है ना तुम्हारी। अब काटू तो खून नहीं। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या इसको मेरे बारे में सब कुछ पता है, ये बोल कैसे रही है इतना सब कुछ। मैंने उसको पूछा भी कि क्या तुम भी उसी स्क्रिप्ट के लिए ऑडिशन दे रही हो जिस स्क्रिप्ट के लिए मैं ऑडिशन दे रहा हूं। तो वो मुझसे रोते हुए कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मत जाना वहां पर। एंड द मोमेंट वो ये बोलती है, मैं क्या देखता हूं कि सामने जो रोड लाइट होती है जिससे हल्की फुल्की रोशनी आ रही होती है, वो भी एक तेज आवाज के साथ फूट जाती है। अब मुझे इस आग के सिवा और उस लड़की के चेहरे के सिवा आसपास क्या हो रहा था कुछ नहीं दिख रहा था। मैं ये समझ गया कि हो ना हो यहाँ पर कुछ ऐसी अनहोनी होने वाली है जरूर। मैंने उस लड़की से कई सारी बातें करी। उसने कहा कि ऐसे किसी को भी स्क्रिप्ट वगैरह नहीं दे देते हैं, बहुत गलत होता है। एक तो पहली बात, मुझे उस जगह के लोग बड़े अजीब लगते थे, ऊपर से इस लड़की ने जब मेरे ही बारे में, मेरी ही स्क्रिप्ट के बारे में इतना सब कुछ बोल दिया तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये हो क्यों रहा है। मैंने ध्यान करके भी कोशिश किया पर मुझे लगा नहीं कि वो कोई स्पिरिट होगी। उसके अगले दिन मैं वापस से उसी स्टूडियो में आता हूँ, उसी रास्ते से। ठीक वैसे ही लोग मिलते हैं और जब मैं इस बार रात को करीब 7:30 बजे के आसपास वापस आ रहा होता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि वहां पर लोगों की भीड़ जमा है उसी रोड लाइट के नीचे। थोड़ा सा गौर से देखने पर, पास जाने पर मैं क्या देखता हूँ कि उस लड़की की मौत हुई है। वो लड़की वहीं पर मरी हुई लेटी है। मैंने पूछा भी कि क्या हुआ, तो वहां के लोग बड़ी अजीब सी आवाज में कहने लगे कि अभी इसका गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है, क्या इसका अंतिम संस्कार कर दोगे। अब सुनने में यह बड़ा अजीब था कि कोई मुझसे किसी लाश का अंतिम संस्कार करने को कह रहा है। मैंने कहा कि सारे लोग मिलके कर देंगे, तो सभी ने एक साथ सर हिलाया और बोला कि वो नहीं कर पाएंगे। मैं कुछ समझा नहीं, लेकिन मैंने उस एरिया से बाहर निकलकर फोन मिलाने की कोशिश भी करी पुलिस को, पर पुलिस ने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे लगा कि शायद वहां के जो स्थानीय लोग होंगे वो उस लड़की का अंतिम संस्कार कर देंगे, और मुझे लेट भी हो रहा था, मुझे अपने चीजों को सबमिट भी करना था, तो मैं वहां से चला गया। एग्जॉर्सिज्म की दुनिया में कई सारी चीजें होती हैं। हमारे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को मद्देनजर रखते हुए जब मैंने इस चीज को और ज्यादा समझने की कोशिश करी, चूंकि मैं इतना ज्यादा सुपरनैचुरली इंक्लाइंड नहीं था जितना शायद आज की डेट में हो चुका हूं, मैंने उस चीज को और समझने की कोशिश करी तो मुझे लगा कि शायद वो जो एक दिन पहले मुझे लड़की मिली वो मेरा दिशा भ्रम होगा। दरअसल दिशा भ्रम ऐसे भ्रम प्रेत होते हैं जो
अगले दिन की होने वाली मौत को आपके सामने प्रदर्शित कर देते हैं। पर बड़ा अजीब लगा मुझे। इसके बाद मैं उस रिकॉर्डिंग स्टूडियो वापस गया और वापस से हमारा वही सैम्पलिंग का प्रोसेस शुरू हो गया। इस बार जब मैं वापस आ रहा था तो मैं क्या देखता हूं कि फिर से वहां पर एक भीड़ लगी है। मेरे कदम थोड़े से रुके, क्योंकि हर दिन किसी की मौत होना यह कैसे संभव है। मैं थोड़ा और आगे जाता हूं तो मैं क्या देखता हूं कि वहां पर एक और आदमी की लाश पड़ी हुई है और ये लोग अभी भी यही कह रहे हैं कि क्या मैं अंतिम संस्कार कर दूंगा। मैंने उनसे कहा कि देखिए, ये संभव नहीं है और बहुत दूर है यहाँ से हॉस्पिटल, यहाँ नेटवर्क भी नहीं आते हैं, किसी साधन को बुलाना कोई पॉसिबल है ही नहीं। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम जाओ, हम देख लेंगे। मैं चला गया वहां से। अब मुझे ये रास्ता बहुत ज्यादा अजीब लगने लगा। शायद रिकॉर्डिंग का मेरा आखिरी दिन होगा। मैंने रिकॉर्डिंग दादा से पूछा भी कि यहाँ पर जो लोग हैं कैसे हैं, तो उन्होंने कहा कि लोग तो सही हैं, बस वो रास्ता हॉन्टेड है, ऐसा कहते हैं। उस दिन शायद दादा को जल्दी जाना था तो वो भी चले गए। मैंने रिकॉर्डिंग कर ली और उसके बाद उस स्टूडियो में लॉक लगाकर उसकी चाबी रख दी। मैं वहां से वापस आने लगा तो मैं क्या देखता हूं कि एक बार फिर से वहां पर एक गोल घेरा बना हुआ है जिसमें कुछ लोग खड़े हैं उसी रोड लाइट के नीचे। मैं पास जाके देखता हूं तो जो साउंड रिकॉर्डिंग दादा हैं उनकी मौत हुई होती है। ऐसा जैसे उनके ऊपर कोई बिजली गिरी हो, आधे से ज्यादा शरीर जल चुका होता है। इससे पहले कि बाकी लोग मुझसे कहें कि अंतिम संस्कार करोगे या नहीं, मैं खुद कहता हूं कि क्या मैं अंतिम संस्कार कर सकता हूं इनका। सारे लोग मुझे देखते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं। मैं बार बार पूछता हूं कि आप हंस क्यों रहे हो, आप हंस क्यों रहे हो। वो कुछ नहीं बोलते। कितनी देर में मेरे कानों में एक आवाज आती है, क्या तुम अंतिम संस्कार कर सकते हो मेरा। मैं नीचे देखता हूं तो साउंड रिकॉर्डिंग दादा की आवाज होती है ये। उनकी शायद आत्मा मुझसे कह रही होती है कि क्या मैं उनका अंतिम संस्कार कर सकता हूं। और जितनी देर में मैं ये बात सोचता, सारे लोग मुझसे कहने लगते हैं, क्या तुम हमारा अंतिम संस्कार कर सकते हो, 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 क्या तुम हमारा अंतिम संस्कार कर सकते हो। सब अलग अलग तरीके से बोल रहे होते हैं और उसमें हर एक ग्रुप के इंसान होते हैं, छोटा बड़ा बूढ़ा, हर एक इंसान मुझसे ये कह रहा होता है कि तभी अचानक से सारे लोग एक साथ अपनी आंखों को ऊपर चढ़ा लेते हैं और वो ऊपर उस रोड लाइट की जो बाउंड्री बनी होती है उसकी तरफ देख रहे होते हैं। मैं देखता हूं कि उस बाउंड्री पर वही लड़की बैठी होती है। अपने दोनों पैर को झुलाते हुए वो वहां से चिल्लाकर कहती है कि कोई भी यहां पर अंतिम संस्कार नहीं करेगा, यहां के सारे लोगों का संस्कार वर्जित है, याद रखना। उसके ये शब्द मेरे कानों में गूंजने लगे। मैं वहां से धीरे धीरे बाहर की ओर जाने तो लगा, लेकिन सब रोकर मुझसे यही कह रहे थे कि क्या मैं अंतिम संस्कार कर सकता हूं। अगले दिन जब मैंने लोगों से पूछा उस जगह के बारे में तो उन्होंने कहा कि ऐसा तो कुछ यहाँ हॉन्टेड नहीं होता है, पर आज से करीब 12-15 साल पहले यहाँ पर पूरे परिवार के घरों को डिमोलिश कर दिया गया था, तो वो लोग यहीं पर किसी बीमारी से तड़प तड़प कर उन्होंने अपनी जान दे दी। बस एक लड़की बच गई थी। उसने शायद सभी का अंतिम संस्कार किया, पर वो संस्कार सही नहीं था। उस लड़की ने पूछा भी पंडितों से, तो पंडितों ने मना कर दिया अंतिम संस्कार करने से। गलत वजह से अंतिम संस्कार किया, इस वजह से वो लड़की बहुत ज्यादा गिल्ट में चली गई और उसके बाद से ऐसा कहते हैं कि वो सभी से कहती है कि यहाँ अंतिम संस्कार करना वर्जित है। इवन आसपास के कुछ घर के मेंबर से भी जब मैंने पूछा तो उनका ये कहना था कि वो लड़की आज भी जहां पर मौत होती है आती है और पागलों की तरह कहती है कि यहाँ अंतिम संस्कार करना वर्जित है। शायद वो लड़की मर चुकी है, शायद वो लड़की जिंदा है। ये बात ना उन लोगों में किसी को पता चली, ना आज तक मुझे पता चली।
मैं आज भी सारी चीज़ों की तहकीकात करने वहाँ जाता हूँ। आज भी मुझे वो लड़की वहाँ पर ठीक वैसे ही बैठी हुई दिखती है, अपने पैर को हिलाते हुए, और वो कहती है कि यहाँ अंतिम संस्कार करना वर्जित है, यहाँ अंतिम संस्कार करना वर्जित है। इस तरह की और कहानियों को जानने के लिए सुनते रहिए द रियल घोस्ट एनकाउंटर्स विद आरजे अर्श। जल्द मिलेंगे अगली कहानी के साथ। क्या कभी भूत प्रेत आपकी बात मान सकते हैं? क्या कभी कुछ ऐसा हो सकता है कि आप उनसे कह दें और वो उसका पालन करें? सुनने में बहुत ज्यादा अजीब है। वेलकम टू द रियल घोस्ट एनकाउंटर्स विद आरजे अर्श। आज की कहानी कुछ इसी तरीके की है जहां पर भूत प्रेत या जिन हमारी बात सुनते हैं। दुनिया में कई सारी ऐसी जगह हैं जहां पर अलग अलग रिचुअल अपनाए जाते हैं किसी भूत को बुलाने के लिए, किसी भूत को कैद करने के लिए। पर एक ऐसा रिचुअल भी है जहां पर भूतों को वापस भेज दिया जाता है उनके ही ओरिजिन स्थान पर। यह बात है आज से करीब 6 साल पहले की। मुझे पता चलता है कि एक गांव पड़ता है। उस गांव में ऐसा लोगों का कहना है कि एक चुड़ैल है जो सिर्फ और सिर्फ आदमियों का शिकार करती है। सुनने में थोड़ा अजीब है, लेकिन जो है यही था। मेरा दिल इस बात को बिल्कुल भी राजी नहीं हो रहा था कि वहां पर कोई चुड़ैल है। मुझे बार बार ऐसा लग रहा था कि वहां पर सिर्फ मनगढ़ंत कल्पनाएं हैं। इसी के चलते मैंने अपने दोस्त रोहित और शिवम के साथ उस गांव जाने का प्लान किया। मुझे लग रहा था कि मैं वहां पर जाऊंगा तो मुझे शायद या तो कोई बहुत बड़ी घटना मिल जाए या इस सच से पर्दाफाश हो जाए कि आखिर वहां पर कोई चुड़ैल है भी या फिर ये महज एक कल्पनाएं हैं। मैं अपने दोनों दोस्तों के साथ वहां पर निकल गया। बीच रास्ते में हम लोगों ने भूत को लेकर कई सारी बातें करी। रोहित और शिवम को अच्छे से पता था कि मैं एक पैरानॉर्मल रिसर्चर हूं और उसी के साथ साथ अघोर पंथ का साधक भी हूं। तो उन्होंने मुझसे कई सारे सवाल पूछे। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या भूत दिखते हैं? यदि वो दिखते हैं तो कैसे होते हैं? मैंने उसको बोला कि भूत हमें शायद दिखे ना, लेकिन उनका एहसास हो जाता है। हमारी कल्पनाएं जैसे आम इंसानों को इमेजिन करती हैं, भूत भी उसी तरीके से अपना आकार ढाल लेते हैं। ये सब बातें करते हुए हम आगे जा ही रहे थे कि अचानक से हमारी गाड़ी खराब होती है। मेरा दोस्त शिवम कहता है कि यार अब तुम गूगल मैप भी नहीं दिखा रहा है, हम लोग जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? मैं समझ गया था कि यहां से कुछ इलेक्ट्रिक इंटरफेरेंस हो रहा है, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स में बदलाव। कहा जाता है कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स में हल्का सा भी बदलाव हो तो वहां पर एक नहीं एक से कई सारी ऊर्जाएं होती हैं। रोहित इस बात से बिल्कुल अनजान था। उसने मुझसे कहा, यार अर्श एक काम करते हैं, नहीं चलते हैं, चलो वापस चलते हैं। उसने जैसे ही ये बात बोली है, पता नहीं कैसे वो गाड़ी अपने आप शुरू हो गई है। सबसे ताज्जुब की बात यह थी कि हम लोगों ने गाड़ी को शुरू करने के कई सारे प्रयास कर दिए, लेकिन किसी भी प्रयास में वो गाड़ी शुरू नहीं हुई। मैंने उन लोगों को बोला भी कि ये कोई अच्छा संकेत नहीं है, पर उन दोनों ने माना नहीं। उन लोगों ने कहा कि गाड़ी शुरू होना शायद इस बात का संकेत है कि वहां पर भगवान हमें जाने देना चाहते हैं। बहुत थिन लाइन होती है भगवान और शैतान के बीच की। शायद ये थिन लाइन रोहित और शिवम दोनों भूल गए थे। उसके बाद हम लोग गाड़ी में बैठे और उस गांव में पहुंचे जहां पर कहा जाता था कि किसी चुड़ैल का साया है। उस गांव में एंट्री करते हुए हमें एक मजार दिखती है। बड़ी छोटी सी मजार होती है और वहां पर ऐसा लग रहा होता है कि किसी ने अभी अभी रिसेंट में ही कोई चादर चढ़ाई है। वो चमकती हुई चादर अलग से ही दिख रही थी। मैंने सोचा कि सबको आगाह कर दूं और सबको बता दूं कि एक एक रक्षा मंत्र जरूर अपने पास रख लें सबके सब। पर रोहित इन सब चीजों में विश्वास नहीं करता था और शिवम इन सब चीजों का मजाक बनाता था, तो दोनों ने ही किसी तरीके का रक्षा मंत्र उपयोग नहीं किया। मैंने फिर भी उनके सेफ्टी के लिए अपनी तरफ से उनकी रक्षा कर दी। गांव के बीचों बीच हम गाड़ी जाकर रोकते हैं। रात के वही करीब
1:30-2 बजे के आसपास की बात होगी। जैसे ही हम गाड़ी से उतरते हैं, क्या देखते हैं कि सामने एक ग्रुप बैठा हुआ है जो शायद किसी बूढ़े इंसानों का ग्रुप है। वो आपस में कोई बात कर रहे थे। गांव बड़ा ही सुनसान लग रहा था, पर ये जो बुजुर्ग बैठे थे ये बिल्कुल अच्छे से हंस बोल रहे थे, ऐसे जैसे इस गांव में कभी कोई आपदा आई ही ना हो। हम सीधा उन बुजुर्गों के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं, बाबा, यहाँ पर लोग कहते हैं कि किसी चुड़ैल का साया है। वो सारे बुजुर्ग एक साथ हमारी तरफ देखते हैं और सिर्फ एक ही चीज कहते हैं, चले जाओ, चला जाओ। वो हमें बार बार जाने के लिए कहते हैं। सबसे अजीब बात यह थी कि उन चारों बुजुर्गों की वेशभूषा एक ही तरीके की थी, ऐसे जैसे वो किसी मंदिर से बिलोंग करते हों। वो उठे और उसके बाद वो खुद एक साथ एक ही कदमों में गांव से बाहर की ओर जाने लगे। हमने कई बार आवाजें भी दी, पर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हमने थोड़ी देर के लिए वहां पर हाथ वगैरह सेके और उसके बाद हर एक घर में जाने की कोशिश करी। हम लोग जब भी किसी घर में जा रहे थे, कुछ ना कुछ अजीब हो रहा था। रोहित जब एक घर की ओर गया तो उसे ऐसा लगा कि उसकी जो माँ है वो उसी के पिता का गला लेकर अपने हाथ में खड़ी हैं उस गेट के बाहर। रोहित हद से ज्यादा डर के पीछे हटा और कहने लगा, ये अर्श, वो मम्मी के हाथ में वो पापा का गला। वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। मैं जब उस गेट की तरफ जाने लगा तो मैं क्या देखता हूं कि वहां पर कुछ भी ऐसा नहीं है, बस कुछ धुंध बहुत ज्यादा है तो दिख नहीं रहा है क्लियर। मैंने उसको बोला कि हो सकता है धुंध के चलते तुम्हें हेलुसिनेशन हुआ होगा कि इतनी देर में शिवम के चिल्लाने की आवाज आती है। अर्श! हम दोनों भागते हुए जाते हैं और देखते हैं कि शिवम अपने दोनों घुटने पर वहां पर बैठा हुआ है और शिवम कह रहा है, हर्ष, मुझे उठा लो, मैं बैठना नहीं चाहता, मुझे उठा लो, ये लोग मुझे उठने नहीं दे रहे हैं। कितना अजीब था ये। मैंने देखा कि उसके आसपास तो कोई नहीं, लेकिन जैसे ही मैंने आंख बंद करके अपना ध्यान करा और मैंने अपने ध्यान दृष्टि से उसको देखा तो ऐसा लगा कि दो बहुत बड़े इंसान करीबन 7 से 10 फुट के रहे होंगे। वो दोनों अपनी एक एक लात को मेरे दोस्त शिवम के कंधे पर रखकर इस कदर दबाए हुए हैं कि शिवम उठने का नाम ही नहीं ले रहा। मैंने शिवम को बोला कि धैर्य रखो और तुम्हारे आसपास जो मिट्टी पड़ी है उस पर फोकस करो। मैंने उसको जानबूझकर पृथ्वी त्राटक करने को मजबूर किया। ऐसी सिचुएशंस में हमें यह सिखाया जाता है कि जब आप एक जगह पर ध्यान केंद्रित कर लेते हैं तो आपकी विल पावर धीरे धीरे फिर से प्रबल होना शुरू कर देती है और आप आत्माओं के चंगुल से बाहर आना शुरू हो जाते हैं। शिवम ने जैसे ही ये किया, करीबन 2 मिनट के बाद उसे हल्का लगने लगा और वो उठकर भागकर सीधा मेरे पास आ गया। मैंने जब उससे पूछा कि आखिरकार क्या हुआ था शिवम, तो उसने मुझसे कहा कि तुम दोनों लोग जब उधर गए थे तो मैं एक दूसरे घर की ओर जा रहा था। अचानक से किसी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे जमीन पे बैठाल दिया और मुझसे बोला कि बैठ यहीं पर, यहां से हिलना नहीं है, क्योंकि अगर तुमने वो देख लिया जो यहां पर है उसके बाद तुम कभी यहां से जा नहीं पाओगे। मैं बहुत ज्यादा उलझ रहा था क्योंकि बार बार ऐसी सच्चाइयां सामने आ रही थी जो कोई आम आत्मा नहीं कर सकती है। अगर आम आत्मा कर भी रही है तो उसके ये सब करने के पीछे का आखिर मेन मोटिव क्या है। इस बार मैंने उन दोनों को कहा कि वो दोनों मेरे साथ ही रहें और वहां से बिल्कुल भी हिले नहीं। हम तीनों भी एक साथ अपनी गाड़ी को पार्क करके आगे की ओर जाने लगे, क्योंकि गाड़ी भी अब हमें दिखना बंद हो चुकी थी। हम एक घर की ओर आगे जाने लगे और घर की ओर जाते जाते जैसे ही हम उसके गेट को देखने जा रहे थे, अचानक से रोहित की आवाज बदल गई और रोहित ने कहा, क्यों रे शिवम, तू दोस्ती नहीं निभाता है ना? क्या बताऊं, तू यहां पर सिर्फ इसलिए आया है ताकि तुझे एक नई खबर मिल सके। बोल। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो रोहित की आंखें पलटी हुई थीं और रोहित की आंखों की पुतलियां गायब थीं। वो शिवम की तरफ देखकर ये बोल रहा था, पर सबसे ज्यादा ताज्जुब की बात यह थी कि शिवम भी
कुछ इसी तरीके का बोल रहा था और उसकी आंखों की पुतलियां भी नहीं थी। शिवम कह रहा था, रोहित, तेरे बारे में तो सबको पता है, कितने पैसे चुरा कर भागा है। तेरी माँ के जेवर तूने बेच दिए, तेरे घर वालों को तूने लूट लिया। अब क्या यहाँ पर भी लूटने ही आया है लोगों को? मेरे सामने एक ऐसा नजारा था जहां पर दो आत्माएं या फिर एक ही आत्मा एक दूसरे के शरीर में आकर शायद इन दोनों की सच्चाई धीरे धीरे बयां कर रही थी। जितनी देर में मैं उनसे कुछ पूछता, उन दोनों ने मेरी तरफ पलट कर कहा, हर्ष, यहां का राज कहीं जाना नहीं चाहिए। अगर ये राज चला गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, समझा तू? यहाँ का राज? मैंने अपनी हिम्मत को बांधा और मैंने पूछा कि कैसा राज, किस राज की बात हो रही है यहाँ पर। जब मैंने उनसे ये पूछा तो अचानक से मुझे किसी के पायलों की खनक सुनाई दी। एक कर्कश खनक जो कानों को चुभे। मैंने देखा कि एक स्त्री है जो सामने से आ रही है। उसका चेहरा ढका हुआ है और पूरे लाल कलर के कपड़े उसने पहन रखे हैं। उसका हाथ शायद पूरी तरीके से जला हुआ है या फिर बड़ा अजीब सा हो रखा है, ऐसे जैसे सड़ गया हो। पर सबसे अजीब बात यह थी कि उसके साड़ी के नीचे का पोर्शन, यानी कि कमर से नीचे का जो पोर्शन था, वो पूरा काला हो रखा था। मैं साफ साफ उस कलर को महसूस कर पा रहा था कि किसी नई नवेली दुल्हन को यदि आप साड़ी पहनाएं और उसकी आधी साड़ी को काला कर दें तो वो कैसा लगेगा। सेम ऐसा ही मैं देखता हूं कि वहां से एक औरत आती है और इसी के साथ साथ मेरे जो दोनों दोस्त हैं, ये दोनों कुछ मंत्र बुदबुदाते हैं। मंत्र के साथ साथ मैं जहां पर खड़ा होता हूं, मेरा वहीं पर शरीर रुक जाता है। मैं हिल नहीं पा रहा होता हूं, ऐसे जैसे वहां पर कुछ तो ऐसा है जो मुझे कोई सच्चाई दिखाना चाहता है। थोड़ी देर बाद मैं क्या देखता हूं कि वो औरत सामने बने उस घर में जाती है और वहां से कुछ मांगती है, शायद खाना या कुछ और। उसके बाद वो वापस से चलते हुए एक धुंध में गायब हो जाती है। करीबन 5 मिनट के बाद फिर से वो औरत आती है और फिर से वो किसी घर से कुछ मांगती है। जब उसे कुछ नहीं मिलता तो वो वापस चली जाती है। मेरे सामने ये बार बार हो रहा था, मेरा मुंह भी ब्लॉक हो चुका था, मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय ये देखने की कि यहाँ पर आखिर हो क्या रहा है। मैंने सुना कि बहुत सारे लोगों के चिल्लाने की आवाज एक साथ आ रही है और सब एक ही चीज चिल्ला रहे हैं कि इसे मारो, इसे मारो, इसे जला दो, इसे दफन कर दो, इसे मार डालो। मैं जब धीरे से पीछे मुड़कर देखता हूं तो मैं क्या देखता हूं कि बहुत सारी भीड़ आ रही है। मुझे डर लग रहा था कि अगर मैं वहां से नहीं हटा तो शायद ये भीड़ मुझे रौंद भी दे, लेकिन इस बार मैं हटा नहीं। इस बार मैंने पीछे की पूरी भीड़ को समझा और उसी की तरफ देखता रहा। वो भीड़ के हाथ में शायद मशालें और कुछ हथियार थे जो वो किसी को मारने जा रहे थे। मैंने देखा कि वो भीड़ मेरे पास से गुजरती हुई आगे की ओर जा रही और जैसे ही मैंने अपना चेहरा पलटा है, सामने वो औरत कांपती हुई खड़ी थी, ऐसे जैसे उसको ही सब मारने जा रहे हों। मैं क्या देखता हूं कि गांव के सारे लोग उसे बेरहमी से पीटते हैं, ऐसे जैसे उसने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। और सारे गांव वाले कहते हैं कि हमारे घर के बच्चों को चुराती है, भीख मांगने के बहाने तू जादू टोना करती है, आज तुझे बिल्कुल जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मरेगी तू। हर इंसान का ये कहना कि वो मरेगी और वो बच्चे चुराती है, तंत्र मंत्र करती है, मेरा कुछ समझ में नहीं आया। उसे मारते रहे और मैं कुछ नहीं कर पाया। मेरे हाथ वहीं के वहीं जाम थे। मेरे दोनों दोस्त मेरे आगे खड़े थे जिनकी आंखों की पुतलियां गायब थीं और वो ये सारी चीजें देख रहे थे। शायद वो कुछ मन में मंत्र बुदबुदा रहे हों, लेकिन उनका भी कोई रिएक्शन नहीं था। मैं कहना जरूर चाह रहा था कि सामने किसी औरत को मारा जा रहा है, उसे रोको, उसे रोको, पर कोई भी नहीं रुका। मैं क्या देखता हूं कि दो गांव वाले जो उसको पीट रहे थे वो आपस में बात करते हैं और कहते हैं कि अब भाई साहब, ऐसी औरतों को छोड़ना नहीं चाहिए, मैं तो कहता हूं इसे जिंदा जला दो। कि तभी गांव का दूसरा इंसान कहता है,
हाँ, ये तू सही कहा था हुआ। इसका पूरा पूरा शरीर दफना दा हो, खत्म कर दा इसका। मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था सुनने में। गांव वालों की इस तरीके की प्रथा कि जला दो और दफना दो, मैं समझ नहीं पाया। मैंने देखा कि इतनी देर में एक इंसान सामने से आता है जिसके हाथ में शायद एक बहुत बड़ा सा अस्त्र होता है, एक तलवार जिससे शायद बड़े बड़े पेड़ काटे जाते हों। मैंने देखा कि उस आदमी ने इस औरत को 2 टुकड़ों में काट दिया। उसका खून मेरे मुंह पर आता रहा और आसपास कोई भी उसे बचाने वाला नहीं था। सारे गांव वाले चुप खड़े थे, बस ये दोनों लोग बोले जा रहे थे। इन दोनों की बातों में एक गांव वाला फिर से कहता है, अरे मर जाए तो बेहतर होई। एक काम करा, एकरा आधा पैर जला दा और एकरा आधा धड़ दफना दा। ये सबसे बेहतर तरीका बा। मैं समझ नहीं पाया कि आधा शरीर जला दो और आधा शरीर दफना दो। मेरी आंखों के सामने उस औरत को 2 टुकड़ों में काटा गया। वो चिल्लाती रही लेकिन कोई नहीं सुना। उस औरत के पैर को उन लोगों ने पास ही एक किसी शमशान में ले जाकर शायद जला दिया और उसका जो धड़ था वो मेरे सामने ही उन्होंने एक छोटा सा गड्ढा खोदकर उसमें उसकी लाश को दफना दिया। सबसे ज्यादा अजीब ये हुआ जब उन्होंने इसका लॉजिक दिया। वो कहते हैं, अरे अगर ये आत्मा भी बनी तो हमारे गांव में वापस ना आई। काहे से कि अगर ये औरत उठेगी तो चल नहीं पाएगी, क्योंकि इसका पैर हमने जला दिया है और ये हमेशा अपने बाकी के हिस्से को खोजेगी। हाँ, अब सब टल गया है। ये सारी चीजें मैंने अपने आंखों से देखी और उसके बाद वो सारे गांव वाले कहीं चले गए। जितनी देर में मैं कुछ और बोल पाता, अचानक से मेरे दोस्त रोहित और शिवम एक साथ पलटे और कहने लगे, देख लिया हर्ष, मेरे साथ क्या हुआ और जाना चाहता है? हाँ, तू जानेगा। तू जान अभी इसके बाद क्या हुआ। ये तेरे लिए बहुत जरूरी है ताकि तू लोगों को बता पाए कि मैं किस दर्द से गुजर रही हूँ। उसके बाद उन दोनों की आंखें वापस से पलट गईं और वो कुछ मंत्र बुदबुदाने लगे। मैं क्या देखता हूं कि धीरे धीरे गांव वाले उस शहर से जाने लगे और उसके बाद मेरे सामने ऐसा लग रहा था कि मैं पूरी पिक्चर देख रहा हूं। सुबह हो रही थी, शाम हो रही थी, पर ये मेरा हेलुसिनेशन था, दैट आई नो पूरी तरीके से। मैं क्या देखता हूं कि उस गांव का एक इंसान टहल के जा रहा था तो अचानक से उस औरत के आधे धड़ ने इस इंसान को उस कब्र में घसीट लिया। अब ये औरत एक आत्मा बन चुकी थी जो मेरे सामने गांव के हर एक इंसान को बेरहमी से मार रही थी और मैं इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि मैं जो देख रहा हूं ये कोई कहानी है या आत्मा मुझे दिखाना चाह रही है या एक सच्चाई है। मैं इस चीज को देखता ही रहा लगातार और बार बार। उसके बाद मैंने क्या देखा कि एक बाबा हैं जो शायद अघोरी हैं। वो उस गांव में आते हैं और सारे लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं और उन लोगों से कहते हैं कि सब लोग अपना अपना खून एक प्याले में डालो। सारे गांव वाले अपना खून उस प्याले में डालते हैं और उसके साथ ही साथ वो बाबा उसमें अपनी जटा का एक बाल तोड़कर डालते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि यहाँ के हर एक घर पर इस खून से अंकित कर दो कुछ, जिससे ये आत्मा कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और जैसे ही ये पूरी कहानी मैं देखता हूँ, मेरे दोस्त रोहित और शिवम बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और मुझसे कहते हैं, हाँ हर्ष, मुझे क्या हुआ था यार, और ये तुम ऐसे क्यों खड़े हो? मैं समझ गया था कि आत्माओं ने अपनी चीजें दिखाना शुरू कर दिया है। मैंने उनसे कहा कि इस घर में जो भी लिखा है, जो भी अंकित है, उसको कभी भी मन में मत दोहराना, बस केवल उसे बाहर से देखकर चले आओ। मेरा शरीर नॉर्मल हो चुका था और मैं मेरे दोनों दोस्तों के साथ उस गेट के बाहर जो लिखा था उसे पढ़ने गया और उस गेट के बाहर लिखा था नाले बा। नालेबा का शाब्दिक अर्थ होता है कल आना। मुझे लगता है कि बहुत सारे लिसनर्स इस कहानी को जरूर रिलेट कर पाएंगे जब उन्होंने वो पिक्चर देखी होगी जिसका नाम था स्त्री। उसमें भी कुछ ऐसा ही होता है कि स्त्री कल आना। दरअसल वो गांव वालों ने अपने खून से उन अघोरी बाबा की जटा के साथ मिलाकर एक तंत्र अपनाया, एक ऐसा यंत्र बनाया जिससे उस बुरी आत्मा से छुटकारा मिल सके। तब से अब तक उस घर के बाहर अंकित है लोगों के खून से नालेबा। हालांकि वहां के सारे लोग जा चुके हैं, लेकिन वहां पर अभी भी नालेबा अंकित है।
हम लोग बिना कुछ सोचे वहां से वापस आने लगे और हमें बार बार लोगों के चिल्लाने की आवाज आ रही थी, नाले बा, नाले बा, नाले बा। कहा जाता है कि जब वो औरत वापस से आत्मा बनकर उस गांव में आई और उसने इस तरीके का तंत्र देखा तो वो गेट पर जब भी खून से लिखा हुआ ये देखती थी कि नाले बा, तो वो हमेशा लौट के चली जाती थी और उसके बाद से उसने गांव वालों में से किसी भी इंसान का खून नहीं बहाया, उसको परेशान नहीं करा। दरअसल उस औरत की कहानी बहुत ज्यादा खतरनाक थी। जितना मुझे समझ में आया था कि वो औरत बेचारी घर घर जाकर भीख मांगती थी। लोगों को ये लगता था कि वो अपने घर में जाकर किसी तरीके का तंत्र करती है या कुछ ऐसा करती है, या लोगों के बहकावे में आकर कई सारे गांव वालों ने उसे एक साथ मार दिया। मरने के बाद भी शायद उसने घर घर जाकर खाना मांगना नहीं छोड़ा। शायद वो किसी को पेट भर के खाना खिलाना चाहती थी, पर किसी ने उसकी ये बात नहीं समझी और उसके मरने के बाद भी जब उसने यही जारी रखा तो किसी अघोरी ने घर के बाहर वो नाले बा लिखवा दिया, जिससे शायद वो आज तक किसी भी घर में शायद जा तो नहीं पाई है, पर उसकी आत्मा ये सच दिखाने के लिए वहां आने वाले हर एक इंसान को ये बताती है कि वो गलत नहीं है। हम लोगों ने गाड़ी शुरू करी और वहां से जाने लगे। हमने देखा कि एक औरत है जो एक पटिया पर बैठी है शायद, लेकिन उसका पैर नहीं है। उसकी आंखों में आंसू हैं और वो ऐसा शायद कहना चाह रही है कि उसकी सच्चाई अभी भी कोई पता करे। हम लोगों ने गाड़ी वहां से निकाल तो दी, लेकिन ये चीज मेरे मन में शायद आजीवन रह जाएगी कि मैं शायद उस गुत्थी को कभी सुलझा नहीं पाया।